हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, केम छो, सलाम। आप सभी का स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के इस ऑनलाइन कोर्स में। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कंजर्वेशन लॉज के बारे में और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंजर्वेशन लॉ की बात की थी, पेरिटी की बात की थी। और इस लेक्चर में हम लोग एक और कंजर्वेशन लॉ की बात कर रहे हैं जो कि है चार्ज पेरिटी कंजर्वेशन लॉ। देखिए, पहले हम लोगों ने पेरिटी का कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ज पेरिटी कंजर्वेशन लॉ। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इससे पहले हम लोगों ने जो है चार्ज का एक अलग से कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था कि चार्ज जो है वो होता है रिएक्शन के अंदर जो है डीके से पहले और डीके के बाद का कंजर्व होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चार्ज पेरिटी जो है बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इसको अलग से समझते हैं। चार्ज पेरिटी का मतलब ये होता है अकेला केवल इलेक्ट्रिक चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हाइपर चार्ज की बात भी कर रहे हैं, बेरियोनिक चार्ज की बात भी कर रहे हैं, लेप्टोनिक चार्ज की भी बात कर रहे हैं। मतलब लेप्टोन नंबर भी है आपका, बेरियन नंबर भी है आपका, हाइपर चार्ज भी आपका है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी है। सभी टाइप के जितने भी पार्टिकल्स की जो पैरामीटर्स होते हैं उन सभी के लिए ये वाला लॉ वैलिड होता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं चार्ज पेरिटी कंजर्वेशन लॉ। जब पेरिटी का जिक्र करते हैं तो पेरिटी के बारे में हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि पेरिटी जो है एक टाइप का ऑपरेटर होता है जो किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, उससे उस फंक्शन की कुछ वैल्यूज हमको मिलती हैं और वो वैल्यूज हमको मिलती हैं उस फंक्शन के साथ में जो कॉन्स्टेंट होता है उनको हम लोग आइगन वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है ना, कोई भी आइगन स्टेट हमारे पास है और उसके ऊपर हम लोग कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें एक नया फंक्शन मिलता है या फिर हमें वही फंक्शन मिलता है, साथ में हमें कुछ कांस्टेंट मिलता है। उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज। और आपको याद होगा कि पेरिटी के अंदर हम लोगों को दो ही आइगन वैल्यूज मिली थी, +-1। अगर +1 मिलती है तो हम लोग उसको इवन पेरिटी बोलते थे और -1 मिलती है तो हम लोग उसको ओड पेरिटी बोलते हैं। ठीक वैसा ही केस यहाँ पे है। चार्ज पेरिटी कंजर्वेशन लॉ का मतलब ये होता है, इसको हम लोग चार्ज कंजुगेशन भी बोलते हैं। किसी भी पार्टिकल के ऊपर मैं चार्ज पेरिटी का ऑपरेटर अप्लाई करता हूं तो सी अप्लाई किया मैंने इससे कोई भी पार्टिकल के ऊपर, तो मुझे क्या मिला, उस पार्टिकल का जो चार्ज है वो अपोजिट हो गया। मतलब पार्टिकल पे चार्ज कितना था, क्यू था, और मैंने उस पर चार्ज पेरिटी का ऑपरेटर अप्लाई कर दिया तो मुझे मिला -q। मतलब चार्ज पेरिटी का ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद में पार्टिकल का चार्ज जो हो गया नेगेटिव हो गया। मतलब पार्टिकल का क्या बन गया, एंटी पार्टिकल। भाई पार्टिकल का चार्ज अगर +q है तो एंटी पार्टिकल का -q होगा, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये जो चार्ज पेरिटी का जो ऑपरेटर है इसका मेन मकसद क्या होता है, पार्टिकल को एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक पार्टिकल मैंने लिया और उसको एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो है कंजर्वेशन लॉ से जो है इसका कंजर्वेशन लॉ को चेक कैसे करेंगे, तो इसको कंजर्वेशन लॉ से चेक करने के लिए हमारे पास में क्या पता होना चाहिए, मुझे उस वेव फंक्शन की या फिर उस फंक्शन की मुझे क्या पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पता होगी तो प्रोबेबिलिटी से ही मैं उसका कंजर्वेशन लॉ निकाल सकता हूँ, चार्ज पेरिटी का कंजर्वेशन लॉ चेक कर सकता हूँ। और आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो हमें गिवन होगी, अदरवाइज अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होगी तो हम लोग उसकी चार्ज पेरिटी कंजर्वेशन लॉ से हम लोग उसको चेक नहीं कर सकते। तो ये वाला सिस्टम पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी चेक करने का जो होता है ये लैब का वर्क होता है। यानी हम लोग लैब में जाएंगे और वहाँ पे हमें बड़े बड़े डिवाइस मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, उन डिवाइस की हेल्प से हम लोग जो है उस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो है प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। और अगर प्रोबेबिलिटी जो है दोनों की सेम आती है, रिएक्शन की ऑपरेटर अप्लाई करने के पहले और ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद में प्रोबेबिलिटी अगर सेम आती है तो हम लोग बोलेंगे कि वो कंजर्वेशन लॉ उसको वैलिड कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये वाला केवल प्रोसेस जो होता है लैब में वैलिड होता है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो हम लोग उसकी चार्ज पेरिटी कंजर्वेशन लॉ को चेक नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लेके चल रहा हूँ, पाई पॉजिटिव टेंड्स टू म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू न्यूट्रिनो। ठीक है ना, एक रिएक्शन दे दी मैंने, यहाँ पे पाई पॉजिटिव पार्टिकल जो डिके हो रहा है दो पार्टिकल्स के अंदर, ये वाला आपका पायोन्स है और ये वाले आपके क्या है, लेप्टोन्स है। ठीक है ना, अच्छा अब देखो जब मैंने इसके ऊपर पेरिटी का ऑपरेटर अप्लाई किया, पी अप्लाई किया मैंने पेरिटी ऑपरेटर इस रिएक्शन के ऊपर, तो पेरिटी ऑपरेटर जो होता है चार्ज वाला, इसको पी ना लिख के हम लोग सी लिखें तो सही रहेगा। चार्ज पेरिटी ऑपरेटर को हम लोग सी लिख देते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने ऑपरेटर अप्लाई किया तो जितने भी पार्टिकल्स थे वो सभी एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। देखिए पाई पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू पाई नेगेटिव, म्यू पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू म्यू नेगेटिव, और यहाँ पे म्यू का एंटी न्यूट्रिनो था, वहां पे क्या आएगा उसका पार्टिकल का एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पे न्यूट्रिनो था यहाँ पे क्या आएगा, एंटी न्यूट्रिनो आएगा, मतलब उसका एंटी पार्टिकल। तो रिएक्शन जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गई, पार्टिकल से एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। कंप्लीट सिस्टम देखिए, सारे पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो गए, एंटी पार्टिकल में। अब कहता है पार्टिकल्स तो एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अब चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। अगर प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो हम लोग चेक नहीं कर सकते।
तो मान लीजिए कि इस रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी और इस रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है बिल्कुल इक्वल आ जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रिएक्शन इज सेम, देन कंजर्वेशन लॉज आर वैलिड, तभी कंजर्वेशन लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। अगर मैं ये जो चार्ज पेरिटी का ऑपरेटर है मैं किसी भी फंक्शन के ऊपर 2 बार या किसी पार्टिकल पे 2 बार अप्लाई करता हूं, तो आपने आइगन वैल्यू पहले भी सीखी थी पेरिटी के अंदर कि पेरिटी का ऑपरेटर 2 बार लगाते हैं तो एक बार माइनस में चेंज होता है, दूसरी बार फिर प्लस हो जाता है उसका। यहाँ पे भी ऐसा ही है, सी स्क्वायर मैंने इस पार्टिकल पे अप्लाई किया तो मुझे पार्टिकल मिला, तो उससे मुझे कुछ आइगन वैल्यूज मिली, तो यहाँ से सी स्क्वायर हो गया आपका 1, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। भाई एक बार अप्लाई करते हो तो पार्टिकल का एंटी पार्टिकल बन जाता है, और दोबारा अप्लाई करते हो तो फिर एंटी पार्टिकल का फिर वापस क्या बन जाएगा, पार्टिकल बन जाएगा। तो 2 बार अप्लाई करने पर हम लोग उसी स्टेट में वापस आ जाते हैं। तो आइगन वैल्यूज होंगी वो 2 होंगी, प्लस और माइनस, ठीक है ना, +1 और -1, ठीक है। उसके बाद में ये दे रखा है कि अगर मैंने कोई भी ऑपरेटर जो है मैंने किसी फंक्शन पे अप्लाई किया, ठीक है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात है, मेरे पास कोई फंक्शन साई फंक्शन है साई, वो उस पे मैंने कोई ऑपरेटर ए अप्लाई किया तो उससे मुझे वही फंक्शन मिल गया, मतलब हमने साई अप्लाई किया तो साई मुझे मिल गया, और साथ में मुझे कुछ आइगन वैल्यूज मिलेगी। यहाँ पे कोई भी आइगन वैल्यू मान सकता हूँ मैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है ना। मान लीजिए कि x मुझे इसका कांस्टेंट मिल गया तो वो आइगन वैल्यूज हो गई। तो ये जो आपकी होती है ये साई, ये इस a की आइगन स्टेट है। इस ऑपरेटर की आइगन स्टेट क्या होगी, साई कब होगी, जब हम उस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो मुझे वही फंक्शन वापस मिल जाता है, तो मैं कहूंगा कि वो फंक्शन जो है वो आइगन स्टेट होगी उस ऑपरेटर की, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाले केस में देखो कि मैंने कोई ऑपरेटर अप्लाई किया साई फंक्शन के ऊपर, तो मुझे एक आइगन वैल्यू तो मिली, लेकिन साथ साथ मुझे फंक्शन जो वो चेंज होके मिल गया, मुझे एक नया फंक्शन मिल गया। इसका मतलब है अगर मुझे फंक्शन कन्वर्ट होके मिलता है तो ये जो है आपका ये आइगन स्टेट नहीं होगी इस ऑपरेटर की, ठीक है ना। ऑपरेटर की आइगन स्टेट तभी होगी जब वो उसको उसी फंक्शन में कन्वर्ट करेगा, तो ही हम लोग उसको मानेंगे कि वो क्या है, उसकी आइगन स्टेट है, ठीक है ना। ये तो ही इनकी। अच्छा, फोटोन की जो आपकी ये चार्ज पेरिटी कंजर्वेशन जो लो होता है उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। अगर हमारे पास एक फोटोन है गामा फोटोन, उस पर मैंने चार्ज पेरिटी का ऑपरेटर अप्लाई किया तो मुझे मिला माइनस गामा, मतलब पार्टिकल का एंटी पार्टिकल, ठीक है ना। और वेयर माइनस इज द आइगन वैल्यू, ठीक है ना, उसकी आइगन वैल्यू कितनी है, -1 होगी। अगर मेरे पास 2 गामा पार्टिकल हैं, ठीक है ना, और दोनों गामा पार्टिकल पे मैं एक साथ चार्ज पेरिटी का ऑपरेटर अप्लाई करता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा -1⁻² इंटू 2 गामा पार्टिकल। तो 2 गामा इज द फंक्शन, और फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई किया तो मुझे आइगन वैल्यू क्या मिली, -1⁻²। अगर 2 पार्टिकल हैं तो -1⁻² हो जाएगी, एक पार्टिकल होगा तो पावर 1 हो जाएगी, अगर 3 पार्टिकल होंगे तो 3 हो जाएगी पावर, और n पार्टिकल होंगे, n गामा पार्टिकल होंगे तो पावर हो जाएगी n। मतलब आइगन वैल्यू जो होगी वो या तो -1 होगी या +1, क्योंकि पावर्स जो हो रही है वो हम लोग ओड इवन लेके चल रहे हैं, तो इवन पावर होगी तो +1 आएगा और इवन ओड पावर होगी तो -1 आएगा। ये थी गामा की चार्ज पेरिटी को चेक करना, ठीक है ना। तो ये था आपका चार्ज पेरिटी का कंजर्वेशन लॉ। अब कुछ रिएक्शंस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ रिएक्शंस लेंगे ताकि हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। देखिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं, चार्ज पेरिटी कंजर्वेशन लॉ में कुछ रिएक्शंस लेके चलते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है चार्ज पेरिटी निकालने का, -1⁻L+S, -1⁻L+S। देखो मैंने कहा था कि चार्ज पेरिटी को चेक करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी गिवन होनी चाहिए, लेकिन ऐसे पार्टिकल जो खुद के ही सेल्फ एंटी पार्टिकल होते हैं, जो खुद के ही सेल्फ एंटी पार्टिकल होते हैं, उनकी जो चार्ज पेरिटी जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, C = -1⁻L+S, ठीक है ना। ये 4 सेल्फ एंटी पार्टिकल के लिए है। अच्छा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ाई था, गामा पार्टिकल का जो चार्ज पेरिटी कंजर्वेशन क्या होता है, -1⁻1 2 3 बढ़ता चला जाएगा, और 2 पार्टिकल के लिए 3 पार्टिकल के लिए, और गामा यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने रिएक्शन लिखी है यहाँ पे, π0 टेंड्स टू गामा प्लस गामा प्लस गामा, मतलब 3 पार्टिकल से आपकी गामा प्लस गामा प्लस गामा, और π0 है। तो देखो सबसे पहली बात तो जो चार्ज पेरिटी होती है वो आपकी मल्टीप्लीकेटिव नेचर की होती है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेटिव नेचर की होती है, यानी 3 पार्टिकल हैं तो तीनों की चार्ज पेरिटी निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, गामा की जो पेरिटी है, एक गामा पार्टिकल के लिए क्या होती है, आइगन वैल्यू -1 होती है। तो अगर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे चार्ज को तो यहाँ पे आइगन वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो -1, इसके लिए फिर -1, इसके लिए फिर -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। 3 पार्टिकल हैं तो 3 पार्टिकल के लिए आप सीधा लगा सकते हो -1⁻3, तो -1 ही आना है तो -1 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए π0 जो है उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, -1⁻L+S,
-1 की पावर l प्लस एस। ऐसा इसलिए भाई यहाँ पे l प्लस एस का मतलब l इज द आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और s का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे जो हम लोग l की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, जो आपका पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी बात नहीं करेंगे, दूसरे के अराउंड नहीं घूमता है, खुद के अराउंड घूमता है पार्टिकल, खुद के एक्सिस पे, तो स्पिन वाला ही पढ़ेंगे, इसका कोई खास रोल नहीं होता। लेकिन फिर भी हम लग मान लेते हैं कि एल की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी और एस की वैल्यू भी क्या होगी 0, मतलब जो पायोन होता है उसके लिए स्पिन क्या होती है 0 होती है, पायोन्स पार्टिकल की स्पिन क्या होती है 0 होती है। तो -1 की पावर 0 प्लस 0 कितना 0, दैट इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में -1, यहाँ पे +1, तो इक्वल तो नहीं आया, इसका मतलब चार्ज पेरिटी जो है कंजर्व्ड नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे नॉट कंजर्व्ड, दिस रिएक्शन इज नॉट वैलिड, दिस इज वायलेटेड द चार्ज पेरिटी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है ना। अब कहता है कि इस रिएक्शन को मैं चेंज कर देता हूं, 2 गामा पार्टिकल लेता हूं एक की जगह, इस गामा पार्टिकल को हटा देता हूं, 2 ही पार्टिकल रखता हूं, तो चेक करते हैं। तो इधर तो वही रहेगा -1 की पावर l प्लस एस, l की वैल्यू 0 लेके चलनी है, s की वैल्यू 0 होती है, -1 की पावर 0 +1 आ जाएगी, यहाँ पे 2 -1 +1 हो जाएगा। इसका मतलब इस बार दोनों साइड में क्या है इक्वल आया है, मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर रहा है। तो ये वाली रिएक्शन वैलिड है, 2 ही पार्टिकल बन सकते हैं, 3 पार्टिकल जनरेट नहीं हो सकते। तीसरा जो है ओमेगा W 0 लेके चल रहा हूँ, ओमेगा 0 पार्टिकल लेके चल रहा हूँ, पाई 0 प्लस गामा पार्टिकल, -1 की पावर l प्लस एस। ओमेगा के लिए, इस W के लिए आप क्या करोगे, l की वैल्यू तो 0 होती है, लेके चलनी है 0, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 लेके चलेंगे। स्पिन जो होती है इसकी होती है 1, इस पार्टिकल की स्पिन क्या होती है 1, याद कर लो, रट लो, इस पार्टिकल की स्पिन 1 होती है। तो यहाँ पे 0 + 1 1 आएगी, -1 की पावर 1 आपकी -1 आएगी। यहाँ पे एक पाई पार्टिकल है, पाई 0 के लिए हम लोग जानते हैं कि +1 आती है, और गामा पार्टिकल के लिए -1 आती है, -1 इंटू +1 क्या आएगी -1 आएगी, इधर भी -1 इधर भी -1, मतलब ये वाला चार्ज पेरिटी को कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है, इसलिए, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिएक्शन भी जो है वो कंजर्व्ड है, ये भी कंजर्व्ड है, लेकिन ये वाली रिएक्शन कंजर्व्ड नहीं है। ऐसे हम लोग चार्ज पेरिटी को चेक कर सकते हैं। कुछ सेल्फ एंटी पार्टिकल्स के लिए, कुछ ऐसे पार्टिकल जो खुद के ही सेल्फ एंटी पार्टिकल है, उनके लिए हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी गिवन होगी तो ही हम लोग चेक कर सकते हैं। और आपका ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव नेचर की होती है, और ये ध्यान रखना है गामा फोटोन के लिए जो है चार्ज पेरिटी निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, -1 की पावर n करके, ठीक है। जितने भी पार्टिकल हैं उतनी पावर उसको कर दीजिए, वहां से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था चार्ज पेरिटी का कंजर्वेशन लॉ। अब हम लोग जो है आइए अब जो है हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आपका लास्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं एग्जैक्ट, जितने भी आपके नॉन एग्जैक्ट आपके जितने भी कंजर्वेशन लॉ थे उनमें हम लोग लास्ट वाला करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम रिवर्सल क्वांटम नंबर या फिर टाइम रिवर्सल कंजर्वेशन लॉ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक ऑपरेटर की तरह ही काम करेगा। टाइम रिवर्सल इज द ऑपरेटर। जब हम लोग इस ऑपरेटर को किसी भी रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, उस रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, मतलब रिएक्शन को उल्टी कर देता है, ठीक है ना, मतलब कन्वर्ट कर देता है उसके रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है ना। एग्जांपल लेके समझते हैं, मेरे पास कोई रिएक्शन है, P + Q 2 पार्टिकल हैं, वो आपके बन गए इन 2 पार्टिकल R और S में। तो अगर मैं इसके ऊपर टाइम रिवर्सल का ऑपरेटर अप्लाई करता हूं तो मुझे रिएक्शन मिलेगी R + S टेंड्स टू P + Q, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब आप रिएक्शन को उल्टी दिशा में आप कर दीजिए, रिएक्शन को उल्टी दिशा में करवा के देखिए क्या वो पॉसिबल है कि नहीं। मतलब ये दोनों पार्टिकल जो है इन दोनों पार्टिकल में डिके हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं, ऐसे ही क्या इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो क्या मुझे ये 2 पार्टिकल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये आपका होता है टाइम रिवर्सल। अगर ऐसा हो रहा है और अगर उन दोनों रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी सेम है, जैसे हम लोगों ने चार्ज पेरिटी में किया था, वैसे ही अगर दोनों रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम रिवर्सल जो है कंजर्व्ड है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही बात है, जब तक आपको प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन होगी तो हम लोग इसको चेक नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी जो है वो लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर लैब में ही जाके होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी सेम है दोनों की तो हम लोग कहेंगे कि चार्ज टाइम रिवर्सल जो है वो आपका पॉसिबल है। ये भी एक टाइप का क्वांटम नंबर ही होता है, जैसे बेरियन नंबर को क्वांटम नंबर दिया हमने लेप्टॉन नंबर को क्वांटम नंबर दिया, ऐसे ये वाला भी क्वांटम नंबर होता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को मिलाया तो मुझे 2 गामा पार्टिकल मिले, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, एनिलेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, एनिलेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है।
तो मैंने दो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को मिलाया तो मुझे दो गामा पार्टिकल मिले। अब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करा के देखता हूँ, गामा प्लस गामा को अगर मैंने जोड़ा तो मुझे इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव मिलना चाहिए। यह होता है आपका पेयर प्रोडक्शन, मतलब दो पेयर्स में कोई पार्टिकल जनरेट हो गया तो पेयर प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल, तो इसे पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये वाली रिएक्शन जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइम रिवर्सल के लिए ये वाली रिएक्शन वैलिड है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि टाइम का ऑपरेटर मैंने अप्लाई किया, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया और फिर प्रोबेबिलिटी चेक की तो प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या आती है, इक्वल आती है। लैब के अंदर ये प्रोबेबिलिटी चेक होगी, हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन ये रिएक्शन लैब के अंदर मतलब चेक की हुई रिएक्शन है, ये रिएक्शन वैलिड है टाइम रिवर्सल ऑपरेटर के मतलब उसके कंपेरिजन में। अच्छा, अब जो है दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, पाई पॉजिटिव टेंड्स टू म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू न्यूट्रिनो, ठीक है ना, कोई रिएक्शन दे दी। अब इसमें एक बात और समझाना चाह रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ चेक तो नहीं कर सकते बिना प्रोबेबिलिटी के, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी बात और बताना चाहते हैं कि जब भी हम लोग किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, भाई टाइम रिवर्सल ऑपरेटर क्या करता है, रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। तो जब हम लोग रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो साथ साथ में इन साइड के पार्टिकल्स को जब इधर लेके आएंगे तो इनकी जो स्पिन है उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा और इनका जो मोमेंटम है उनको भी रिवर्स करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहाँ पे था, उसकी स्पिन जो थी एंटी क्लॉकवाइज थी, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये वाली क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ऐसे ही इन पार्टिकल्स को यहाँ लेके आएंगे तो इनकी स्पिन और मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि स्पिन और मोमेंटम भी रिवर्स हो जाएंगे। कैसे भाई, यहाँ पे कोई पार्टिकल था म्यू पार्टिकल, म्यू पॉजिटिव पार्टिकल, तो यहाँ पे म्यू पॉजिटिव पार्टिकल अगर मान लो इधर जा रहा है तो इधर वाली रिएक्शन में किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, मतलब मोमेंटम दोनों का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। दूसरा, ये वाला पार्टिकल देखो, न्यूट्रिनो वाला पार्टिकल जो इधर जा रहा है इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे इधर जाएगा, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में इधर जाएगा तो राइट हैंड साइड में इधर जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। साथ में स्पिन के लिए बोला कि ये जो पार्टिकल है म्यू पॉजिटिव, इस पार्टिकल के लिए स्पिन जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इस साइड में हमें क्लॉकवाइज लेनी पड़ेगी, देखो क्लॉकवाइज ले रखी है। ऐसे ही आपका ये वाला पार्टिकल आपका एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है, इसकी स्पिन यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। मतलब आपको स्पिन और मोमेंटम को भी रिवर्स करना जरूरी है जब हम लोग टाइम रिवर्सल ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। तो ये चीजें जो हैं सारी की सारी प्रोबेबिलिटी से ही हम लोग चेक कर पाएंगे। इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए टाइम रिवर्सल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है कुछ और चीजें जान लेते हैं इसके बारे में कि टाइम रिवर्सल ऑपरेटर में अप्लाई करता हूँ डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, तो कौन कौन से फंक्शन जो होते हैं टाइम रिवर्सल ऑपरेटर के अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, टाइम रिवर्सल के अंदर हम लोग जो है कुछ ऑपरेटर्स जो है, कुछ फंक्शन जो उनके ऊपर टाइम रिवर्सल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन जो है टाइम रिवर्सल ऑपरेटर लगाने के बाद में वेरिएंट है कि इनवेरिएंट है, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने पेरिटी में इन सब चीजों को चेक किया था। पेरिटी का क्या होता है, जो आर जो होता है वो माइनस आर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। वहां पे पेरिटी क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता है। टाइम रिवर्सल में जो होता है, टाइम जो होता है वो कन्वर्ट होता है माइनस टी में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो आर वेक्टर है आपका पोजीशन वेक्टर होता है आर, ये जो आर जो है रेडियस वेक्टर नहीं होता है। पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि जो आर जो होता है वो रेडियस वेक्टर नहीं है, एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है एक्स एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव होती है और लेफ्ट में नेगेटिव होती है, वाई के ऊपर में पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये जो आर है, इस आर के अंदर कहीं भी टाइम का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर टाइम रिवर्सल ऑपरेटर लगाने का कोई फायदा नहीं है, ये वैसा का वैसा रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे इनवेरिएंट है, ठीक है। दूसरा आपका ये वाला जो है मोमेंटम ऑपरेटर है, P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी। अब देखो, अगर मैं सीधा P इज इक्वल टू एम वी लिख दूं तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मास और वेलोसिटी है तो टाइम का तो फंक्शन है ही नहीं, इसका मतलब ये भी इनवेरिएंट होगा। तो आप ध्यान से देखो, इसके अंदर मास और वेलोसिटी में जो वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, डी आर अपॉन डी टी होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है, कौन है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अंदर आपका जो टाइम है वो दिख नहीं रहा, लेकिन वो वेलोसिटी के अंदर होता है। एक्चुअल में जो टाइम का जो फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तभी आपका वो वेरिएंट होगा। तो यहाँ पे ये जो टाइम का फंक्शन है ये वेलोसिटी के अंदर इंडिपेंडेंटली था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। डिपेंडेंट अगर डायरेक्टली दे रखा होता टाइम तो वो आपका इनवेरिएंट होता, लेकिन अगर टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ टाइम होता है तो वो जरूर वेरिएंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम ऑपरेटर लगाता हूँ तो क्या होगा, वेरिएंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम का ऑपरेटर आपको दिख रहा है, टाइम का फंक्शन दिख रहा है नीचे। सेकंड आपका थर्ड आपका एक्सेलरेशन क्या होती है, तो एक्सेलरेशन में भी हम लोग जानते हैं कि दो बार हम लोग डेरिवेटिव करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका मतलब दो बार टाइम आ गया। तो आपको पता है कि टाइम का ऑपरेटर एक बार लगाते हैं तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है, दोबारा लगाएंगे तो फिर वही रिएक्शन आ जाएगी। इसका मतलब है अगर दो बार करते हैं उसके ऊपर तो इसका मतलब यहाँ पे तो इनवेरिएंट हो जाएगा वापस, ठीक है ना।
वैसा का वैसा सेम आ जाएगा। अभी एक बार लगाते हैं तो वेरिएंट होता है, लेकिन दो बार लगाएंगे तो इनवेरिएंट हो जाएगा। तीसरा आपका कौन सा है? चौथा आपका एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो R तो डिस्प्लेसमेंट है, वो तो इनवेरिएंट रहेगा, लेकिन जो P है आपका वो तो मोमेंटम है। मोमेंटम में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक टाइम होता है जो कि वेरिएंट होता है, तो ये भी वेरिएंट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वांटिटी कैसी है आपकी? इनवेरिएंट है, एक क्वांटिटी वेरिएंट है। ठीक है ना, तो अगर एक क्वांटिटी वेरिएंट हो और एक क्वांटिटी इनवेरिएंट हो, दोनों के मल्टीप्लाई करनी हो, तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि वो वेरिएंट ही होगी। ठीक है ना, वो आगे चल के हम लोग यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूले लिखे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और R वेक्टर। यहाँ पे आपको कोई भी टाइम का फंक्शन नहीं दिख रहा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनवेरिएंट होगा। बाकी सब कॉन्स्टेंट है। 4πε0 चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। आर डिस्प्लेसमेंट है, वैसे भी ये वाला मतलब ये क्या था आपका? कौन मतलब पॉजिटिव वैल्यू थी ये वाली, इसका मोड था। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड देखिए आप। मैग्नेटिक फील्ड में बायोट सावर्ट लॉ हमने पढ़ा, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4πr²। यहाँ भी आपको देख के लग रहा होगा कि म्यू नॉट अपॉन 4π तो कॉन्स्टेंट है, आई में भी टाइम नहीं है, डीएल में भी कोई टाइम नहीं है, साइन थीटा में भी टाइम नहीं है, R² में भी टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम है। आई इज द फंक्शन ऑफ टाइम। आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी होता है, इसलिए वो टाइम का फंक्शन है, तो वहां पे एक टाइम आया हुआ है, तो इसका मतलब वो वेरिएंट होगा। ठीक है ना। अगर 2 बार टाइम आया होता तो फिर क्या हो जाता? इनवेरिएंट हो जाता। ठीक है, तो ये कुछ क्वांटिटी थी जिन पे टाइम रिवर्सल ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी वेरिएंट है, कौन सी इनवेरिएंट है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए कि सीपीटी इज मल्टीप्लिकेटिव नेचर। सीपीटी का मतलब होता है तीनों, हम लोग तीनों लगातार हम लोगों ने किए। पहले सी का मतलब चार्ज कंजुगेशन किया था, फिर पेरिटी कंजुगेशन किया था, फिर टाइम रिवर्सल कर रहे हैं। तो इन तीनों क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं कि तीनों मल्टीप्लिकेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट दे रखा है तो इनवेरिएंट है दोनों के दोनों ही क्वांटिटी इनवेरिएंट है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? इनवेरिएंट आएगा। दोनों में से एक इनवेरिएंट है और एक वेरिएंट है, तो भी क्या आएगा? तो क्या आएगा? वेरिएंट आएगा। देखो, एक इनवेरिएंट थी और एक वेरिएंट थी, तो क्या आया था? वेरिएंट आया था। दोनों ही वेरिएंट हैं तो आपका इनवेरिएंट आएगा। भाई एक क्वांटिटी वेरिएंट है, दूसरी भी वेरिएंट है, वेरिएंट मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? इनवेरिएंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि हमारे पास हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर है, H इज इक्वल टू p² / 2m + v r। तो ये तो पोटेंशियल तो किसका फंक्शन होता है? आर का फंक्शन होता है। इसमें तो टाइम आता नहीं पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये तो इनवेरिएंट होगा। ये तो क्या होगा आपका? इनवेरिएंट होगा। यहाँ पे देखो 2m तो कांस्टेंट है, लेकिन p क्या? मोमेंटम है। मोमेंटम में आपका टाइम आता है, मोमेंटम में आपका टाइम आता है, तो मोमेंटम का स्क्वायर है, मतलब 2 बार करना पड़ेगा अपने को। तो एक बार क्या होता है? वेरिएंट। 2 बार क्या होगा? फिर से वेरिएंट। तो इसका मतलब वेरिएंट क्या हो जाएगा? इनवेरिएंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इनवेरिएंट है। दूसरी बात ये बताइए कि जब भी फंक्शन के अंदर जो टाइम जो दे रखा होगा, किसी फंक्शन में जो टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट शो होना चाहिए। अगर उसमें डायरेक्टली आपको टाइम दे रखा है तो वो आपको उसको चेक नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं जिनमें t² आता है, t⁻³ डायरेक्ट आ जाए आपका t की फॉर्म में, तो नहीं होता, इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका p = mv था, तो वेलोसिटी जो होती है dr/dt होती है, तो वहां पे टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट है, तो वो आपका चेक कर सकते हैं। यानी जहाँ पे डायरेक्टली t का कोई फंक्शन दे रखा है तो वो आपका चेक नहीं होगा, वहां पे टाइम जो वो इंडिपेंडेंट फंक्शन होना चाहिए, जैसे कि dr/dt है। ठीक है ना। ये थी भाई आपके नॉन एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज। हमने जितना भी नॉन एग्जैक्ट के कंजर्वेशन लॉ थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज। ये आपका पार्टिकल फिजिक्स का लगभग जो है डिस्क्लोज हो गया है। एक वीडियो कोशिश करेंगे और बनाने की, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ओल्ड क्वेश्चंस जो पेपर्स में आए हुए हैं गेट के और CSI और नेट के, उनको करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ये जो है लेक्चर नंबर 13 था आपका पार्टिकल फिजिक्स का। 13 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इस पूरी सीरीज में हम लोगों ने पार्टिकल फिजिक्स का एक टॉपिक जो है कवर किया है, और क्वेश्चन जो हमने बीच बीच में किए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है और रह जाते हैं जो कि हम लोग बीच बीच में डिस्कस नहीं कर पाए थे। वो टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल का अगर हम लोग पार्टिकल फिजिक्स का देखेंगे तो कोशिश करेंगे वो भी आपको करवाने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स करेंगे स्टार्ट या फिर थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, वो देखते हैं क्या क्या कुछ होता है। तो तब तक के लिए आप सभी लोग जुड़े रहिए और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।